आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम एक नया मतलब कि बायोलॉजी का चैप्टर, पहला चैप्टर क्लास 11th का एनसीईआरटी का, उसको पढ़ते हैं। ठीक, तो पहला हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। इसमें जो एनसीईआरटी के पहले, दूसरे, तीसरे पेज हैं, इसमें कुछ थ्योरी दी हुई है। जैसे कि ये देखिए, एनसीईआरटी रखा भी हूँ, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा पेज जो है, इसमें कुछ थ्योरी दी हुई है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा देखिए पेज, तो देख लीजिएगा आप, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी खोलकर। तो उसी को मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत थ्योरेटिकल है, बस इसमें बोल कर ही समझाना है, कोई फिगर उगर तो बनाना नहीं है। इसलिए हम आपको इसको पढ़ा देते हैं। मेरा पढ़ाने का मन इसको नहीं कर रहा था, मैं सोचा आगे से पढ़ाऊं, लेकिन मैं कहा इतना छूट जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। तो पहले बायोलॉजी की हमारी क्लास है, तो हम ये पहले मन में क्वेश्चन आता होगा कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी मतलब होता क्या है। ठीक, तो आइए बायोलॉजी मतलब जानते हैं होता क्या है। तो देखिए, बायोलॉजी को हम 2 पार्ट पे स्प्लिट करते हैं। देखिए, एक होता है बायोस, एक होता है लोगोस। ठीक, तो बायोस मतलब जानते हैं क्या होता है? बायोस मतलब होता है लाइव। ठीक, और लोगोस मतलब होता है स्टडी, मतलब कि लाइफ की स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ, उसको समझा देता हूँ। एनसीईआरटी के कुछ मेन पॉइंट हैं, मैं इसको समझाऊंगा, जब इसको बता दूंगा आपको, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से वो थ्योरी मतलब कि चैप्टर समझ में आ जाएगा। लिविंग वर्ल्ड का जो पहला, दूसरा, तीसरा पेज है। ठीक, तो देखते हैं बायोलॉजी होती क्या है। तो बायोलॉजी होती क्या है? बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। समझ गए? अर्थ पे लाइफ जो है उसकी स्टोरी क्या कहलाती है? बायोलॉजी। इसमें तो कुछ समझाना नहीं है, बस यही है कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक, अब दूसरा क्या है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी क्या है? लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेस। जैसे कि लिविंग प्रोसेस क्या होता है? जैसे रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ वगैरह वगैरह ईटीसी, वो लिविंग प्रोसेस है। जब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो वो किसके अंदर आता है? बायोलॉजी के अंदर। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। ठीक, अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। जैसे कि अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग मिलियन ईयर एगो पहले से ही जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उसमें हम लोग इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। ठीक, जैसे कि ह्यूमन एवोल्यूशन 12th में है, तो पहले रामापिथेकस, ट्रायोपिथेकस, एस्ट्रोपिथेकस, ये हमारे एंसेस्टर के नाम है। फिर हम इससे इवॉल्व होके आए हैं। ये मतलब कि मिलियन थाउजेंड्स ईयर एगो, जब बंदर, हम लोग पहले बंदर जैसे थे, फिर उससे इवॉल्व होके हमारा माइंड की कैपेसिटी बढ़ती गई, हम लोग ज़्यादा एडवांस होते गए ना, तो इसी को क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। इस समय भी हम लोग जैसे इस तरह है, भविष्य में हम लोग इस तरह नहीं होंगे, हम और चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैला है, तो हम पॉल्यूशन के हिसाब से इवॉल्व कर जाएंगे। जो आज हम हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, हम दूसरे में इवॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो ये इवोल्यूशन चलता रहेगा अपना, ये इवोल्यूशन रुकेगा नहीं। ठीक, तो वही कह रहा है कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ठीक, इतना जान जाइएगा। बायोलॉजी की 3 डिफिनीशन है, तीनों में से आप किसी को भी बता सकते हैं, वैसे तीनों याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, अब देखिए कुछ बायोलॉजिकल टर्म है, जैसे लिविंग को हम क्या कहते हैं? एनिमेट, और नॉन लिविंग को क्या कहते हैं? इनएनिमेट ना। तो अगर जहाँ एनिमेट और इनएनिमेट दिख जाए, एनसीईआरटी में दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, तो आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब होता है लिविंग, इसका मतलब होता है नॉन लिविंग। ठीक, अब देखिए इसमें ये पॉइंट क्या लिखा है? All the organisms have been evolved by a very long and complex process of evolution. So they are related to each other by sharing some common genetic material, but up to varying degree. देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे हम लोग हो गए, हम लोग पहले चिंपांजी थे, बंदर थे, एप थे, अब ह्यूमन बने हैं ना, तो हमारा जेनेटिक मटेरियल उनसे कम से कम, अभी जैसे मतलब हमारा बंदर का 99% मिलता है, तो बहुत से ऑर्गेनिज्म के इससे मिलता होगा जिससे वो इवॉल्व हुए हैं, बट सर्टेन कुछ कहीं काम कहीं ज़्यादा, जैसे हम लोग में 90, हमारे और बंदर में 99% है ना। तो इसको आप समझ जाइएगा
कि हम जो है इवॉल्व हुए हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जिसको क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। मैंने ह्यूमन इवोल्यूशन का एग्जांपल दिया है कि हम इवॉल्व होते जाएंगे, मोर एडवांस होते जाएंगे ना, उसी को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। तो जो इवोल्यूशन अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत देख रहे हैं, फिर ये 12th में आएगा, इवोल्यूशन का एक अलग चैप्टर ही है, तो उसमें बहुत अच्छे से बताया जाएगा। अभी 11th में है, ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, मैं उसी को बता रहा हूँ, ठीक। जैसे यहाँ पे ये लिखा है, जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट हम लोग क्या थे, प्रेजेंट में क्या है, और फ्यूचर में क्या होंगे, ठीक। इसमें एवोल्यूशन होता जाएगा तो हमारा ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता जाएगा, ठीक। जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता जाएगा। तो आप लोग जितना लिखा है इसको नोट कर लीजिए और इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी, ठीक। जल्दी एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं यहाँ लिख के आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आइए एनसीईआरटी के कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हैं, और एनसीईआरटी से कुछ एक्स्ट्रा भी लिखे हैं। जब इसको हम समझ लेंगे तो हमको हमारी एनसीईआरटी और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक। अब देखिए इसमें पहला क्या लिखा है, द लिविंग वर्ल्ड इज फुल ऑफ इमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लिविंग वर्ल्ड के बारे में सोच के देखिए, जब आप लिविंग वर्ल्ड के बारे में सोच के देखेंगे, इस धरती को सोच के देखेंगे, तो इसमें आपको बहुत सारी स्पेसीज, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे लोग दिखेंगे, ठीक। तो आप किसी जंगल में ही चली जाइए, उसमें ही बहुत सारे जानवर अलग अलग प्रकार के दिखेंगे। तो आप सोचेंगे, आप देखेंगे कितना हमको ये कितना अमेजिंग है, ठीक, कितनी अलग अलग स्पीसीज की डाइवर्सिटी है ना। तो आप यही सोचेंगे। तो पहला पॉइंट यही है कि द लिविंग वर्ल्ड इज फुल ऑफ अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। दूसरा है द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज वेरी वास्ट एंड अमेजिंग। जहाँ पे लिविंग वर्ल्ड रहते हैं, अलग अलग प्रकार के हैबिटेट्स मतलब आप समझ सकते हैं प्राकृतिक वास, जिसको प्राकृतिक वास कहते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे स्पीसीज रहते हैं, वो भी बहुत अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हो गया कंगारू, ये अकेले पाया जाता है। तो इस तरह अगर अलग अलग हैबिटेट है, अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं ना, तो वो भी हमको इमेज करते हैं कि कितने इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट हैं, कितने प्रकार के अर्थ पे ना। तो वही लिखा है, एनसीईआरटी में भी यही चीज़ लिखा है। तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, दिस डाइवर्सिटी मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडिज इज लाइफ। ये सब डाइवर्सिटी देखकर, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी देखकर, उनके रहने की जगह, प्राकृतिक वास, उसकी डाइवर्सिटी को देखकर, तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि वास्तव में लाइफ है क्या, व्हाट इंडिज इज लाइफ, लाइफ है क्या। तो इसके दो प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं। पहला टेक्निकल है कि हम साइंस की तरीके से दे सकते हैं, दूसरा फिलोसफिकल है ना। तो पहला टेक्निकल क्या है, देखिए टेक्निकल लिखा है, फर्स्ट इज टेक्निकल, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। हम अपने आसपास देखते हैं कि कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है, लिविंग में ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग में नहीं है, समझ गए। तो हम ये सोचेंगे कि हमारी चेयर नॉन लिविंग क्यों है, हम लिविंग क्यों हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, फिलोसफिकल वन, व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ, कि लाइफ का पर्पज क्या है, इसको तो फिलोसफी वाली देंगे, हम तो साइंस वाला पढ़ेंगे, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, ठीक। तो देखिए व्हाट इज लिविंग, तो हम सोचते होंगे कि लिविंग है क्या, व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग के कुछ कैरेक्टर बताएंगे तभी जान पाएंगे ना कि हम लिविंग है तो हमारे अंदर क्या क्या होता है, हम क्या क्या करते हैं ना। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए मेन कैरेक्टर ऑफ लिविंग, तो इसमें क्या हो गया, हम जब छोटे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमारे अंदर ग्रोथ होता है, ठीक, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है कि जब मेल फीमेल मिलेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, प्रोजनी आएगी तो उनका वंश आगे बढ़ेगा ना। तो ये रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है हम लोग के स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए, ठीक। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इसमें क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, ठीक। इसमें लिखा है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, द कैरेक्टर विच हैज नो एक्सेप्शन। तो अभी आप लोग इतना जान लीजिए कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक। अभी हम इसको अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे तो और आप अच्छे समझ पाएंगे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है, ठीक। अब देखिए मेटाबॉलिज्म, हम लोग के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ठीक। तो दोनों रिएक्शंस को मिला के हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं ना। तो हम लोग के शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, तभी हम लोग लिविंग हैं, तभी हम लोग जीवित हैं, ठीक। अब देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग लिविंग का एक कैरेक्टर है, ठीक। कॉन्शियसनेस,
हम कितने इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शियस हैं, है ना, वो भी एक लिविंग का कैरेक्टर है। ठीक, देखिए यहाँ पे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिखी है, द कैरेक्टर विच हैज नो एक्सेप्शन। जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। तो आप लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज मतलब जान जाइएगा कि द कैरेक्टर विच हैज नो एक्सेप्शन, इन दोनों का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब होता है कि कोई एक्सेप्शन ना हो। इन दोनों का एक्सेप्शन होगा तभी तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इन तीनों का कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप कंपटीशन वाले होंगे तो आपका यहीं से काम चल जाएगा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, और मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये क्या है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक, आप लोग इतना नोट करिए। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम आपको और पॉइंट लिखाते हैं, समझाते हैं एनसीईआरटी में और क्या दिया है। ठीक, हमने लिविंग का कैरेक्टर क्या क्या पढ़ा था, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। तो पहला उसका ग्रोथ, हम पहला लिविंग का कैरेक्टर ग्रोथ पढ़ेंगे कि ग्रोथ होता क्या है। ठीक, तो आप सभी लोग जानते होंगे ग्रोथ होता क्या है कि हमारा वेट मास बढ़ता है तो हमारी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ती है ना। तो वही सब है, वही सब लिखा है। देखिए पहले क्या लिखा है, इंक्रीज इन मास और ओवरऑल साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। समझ गए, इसमें क्या लिखा है, मास का इंक्रीज होना या ओवरऑल साइज ऑफ हमारा टिश्यू का इंक्रीज होना, ठीक, या ऑर्गेनिज्म का इंक्रीज होना या ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट का इंक्रीज होना, वो क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। तो आप कोई पूछे ग्रोथ कहलाता है तो यही डिफिनेशन बता दीजिएगा कि इंक्रीज इन मास एंड ओवरऑल साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक, ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या लिखा है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर क्या है, अगर पूछ ले कि व्हाट इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, तो क्या बताएंगे, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो आप समझ रहे होंगे कि नंबर इंक्रीज होगा तो वो ग्रोथ कैसे हो गई। ठीक, तो हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो जैसे अमीबा हो गया ना। अमीबा का आप लोग कहीं पढ़े होंगे कि अमीबा जैसे ये होता है, अमीबा ना, अमीबा ऐसे नहीं होता, थोड़ा और ऐसे होता है। ये हमारा अमीबा है, फिर ये अलग होके दो अमीबा बन गया ना, दो अमीबा बन गया। तो क्या हो गया, ये ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये मतलब कि एक अमीबा से दो अमीबा बन गए। इसका इंक्रीज इन नंबर भी ग्रोथ कहलाएगा और इंक्रीज इन नंबर रिप्रोडक्शन भी कहलाएगा। ठीक, तो आप लोग अभी आगे हम पढ़ेंगे कि इंक्रीज इन नंबर इसका रिप्रोडक्शन भी होता है ना। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इंक्रीज इन नंबर ग्रोथ भी होता है। तो आप यहाँ जानिए, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। समझ गए। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, तो आप क्या बताएंगे, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल का नंबर इंक्रीज करे या मास इंक्रीज करे, वो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में हाईलाइट दिया है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है हमारा ग्रोथ इज रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हेन द सिंथेटिक रिएक्शन। अब देखिए ग्रोथ क्या है, ग्रोथ हमारे अंदर ग्रोथ कैसे होती है, हमारे अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है रिएक्शन होके ना, हमारे टिश्यू जो खराब हो गए हैं उनको रिपेयर होता है, उनको जो खराब टिश्यू हो गए उनको हटा के दूसरी नई टिश्यू बनते हैं। तो ये क्यों होता है, ये किसका रिजल्ट है, तो ये किसका रिजल्ट है, मेटाबॉलिज्म का। ठीक, हमारे मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, सिंथेटिक रिएक्शन होता है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है। कैटाबॉलिज्म में हमको क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है, और एनाबॉलिज्म में हमारा क्या होता है, टिश्यू का या सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो यही लिखा है कि ग्रोथ इज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हेन द सिंथेटिक रिएक्शन और एनाबॉलिज्म इज मोर देन दैट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कैटाबॉलिज्म। ठीक, जब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज्यादा होगा तो हमारे अंदर ग्रोथ होगी। समझ गए। किसी की ग्रोथ, कोई कहता है कि हम पतले के पतले हो गए हैं, हमारा वेट मास नहीं बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उनका कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म से ज़्यादा है। ठीक, इसलिए उनका वेट वो निगेटिव ग्रोथ में चले जाते हैं, वो पतले होते चले जाते हैं। ठीक, तो वही है एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, सिंथेटिक रिएक्शन होता है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है। ठीक, तो आप लोग इसको जान जाइएगा।
अभी हम लोग आगे आगे इसके बारे में एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म बहुत पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे से आएगा। यहाँ पे बस एनसीईआरटी का पहला, दूसरा, तीसरा पेज है, वो उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें लिखा क्या है। ठीक, अब देखिए ग्रोथ इज टू टाइप। हमारी जो ग्रोथ होती है वो 2 टाइप की होती है ना। कौन कौन सी होती है? इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मतलब होता क्या है। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से ग्रोथ हो रही है और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से ग्रोथ हो रही है। तो हम लोग तो बाहर से ग्रोथ करेंगे नहीं। बाहर से ग्रोथ कौन करता है? बहुत से नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, जैसे पहाड़ हो गए, उनके सरफेस पे क्या होता है कि बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल आके चिपक जाते हैं ना, तो उनका जो पहाड़ का बाहर का हिस्सा होता है वो हमको ग्रो होता दिखाई देता है ना। तो नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है और हम लोग लिविंग हैं। हम लोग के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म जब कैटाबॉलिज्म से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग भी ग्रोथ करते हैं ना। तो देखिए नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ग्रोथ कर रही है। ठीक, तो इसलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी लिविंग की, क्योंकि इसमें नॉन लिविंग का भी ग्रोथ हो रहा है ना। तो देखिए नॉन लिविंग वाला एक्सेप्शन हो गया कि ये ग्रोथ जो है दोनों में हो रही है, तो इसलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। मैंने जब शुरू में बताया था लिविंग का कैरेक्टर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की डिफाइनिंग कैरेक्टर लिविंग का नहीं है, तो इसीलिए नहीं है क्योंकि ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो रहा है। इम्पॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आ जाए ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, तो आप क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे। ठीक, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी होता है। लिविंग और नॉन लिविंग जब दोनों में होने लगे तो लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी हो रहा है। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप लोग यस करेंगे, क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ मेटाबॉलिज्म केवल लिविंग में भी होता है। ठीक, मेटाबॉलिज्म ओनली लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। तो इसलिए आप कहेंगे कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा। बट अगर कहे कि ग्रोथ केवल लिख किया जाए कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग है, तो आप लोग इसको फॉल्स करिएगा। ठीक, एनसीईआरटी में लिखा है बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए ग्रोथ और 2 प्रकार की होती है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ और डिटर्मिनेट ग्रोथ। तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ आप लोग गाँव में बहुत बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे ना। तो जो ये पेड़ होते हैं हमारे, ये जीवन भर बढ़ते रहते हैं, समझ गए? ये जीवन भर जब तक इनकी जिएंगे तब तक ये बढ़ेंगे। और हम लोग हैं सर्टेन एज के बाद हमारी हाइट रुक जाएगी, जैसे मेरी हाइट है रुक गई सर्टेन एज के बाद, अब मैं नहीं बढ़ूंगा। ठीक, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्टेन एज के बाद उनकी हाइट रुक जाती है, और जो मतलब कि हम लोग और जो पेड़ पौधे हो गए वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक, अब देखिए ये कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट देखिए, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब देखिए हायर प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर दिए ना, जैसे हम लोग हो गए मल्टी सेलुलर और प्लांट्स हो गए मल्टी सेलुलर ना, हायर प्लांट्स ना, हायर एनिमल्स। तो इसमें क्या होगा, हम लोग की ग्रोथ सर्टेन एज के बाद रुक जाएगी ना, बट हम लोग रिप्रोड्यूस करते रहेंगे। हम लोग का रिप्रोडक्शन मतलब कि हम अपने वंश को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसका मतलब क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब क्या है? इसका मतलब है क्लियर कट सेपरेटेड। इसको आप लोग समझ जाइएगा, एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका मतलब होता है क्लियर कट सेपरेटेड। देखिए अभी हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें क्या दिया है? ग्रोथ क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो उसका ग्रोथ हो जाएगा। ठीक, और रिप्रोडक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेम है, बट हम लोग में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। इसका मतलब है क्लियर कट सेपरेटेड। ठीक, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से लिखी है, आप लोग अब यहाँ समझ जाइएगा। इसका मतलब है कि क्लियर कट सेपरेटेड मतलब कि सब अलग अलग होते हैं, ग्रोथ अलग होगी, रिप्रोडक्शन अलग होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एग्जिबिट ग्रोथ, सो इट कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ग्रोथ होता है। मैंने बताया था कि नॉन लिविंग कैसे ग्रोथ करता है कि बहुत से अनवांटेड मटेरियल जो होते हैं सरफेस पे आके नॉन लिविंग के वो आके चिपक जाते हैं। ठीक, तो उनका वो भी बाहर से ग्रोथ कर जाते हैं। हम लोग इंटेंसिव ग्रोथ करते हैं, मेटाबॉलिज्म के थ्रू ग्रोथ करते हैं। तो बोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ग्रोथ करते हैं, इसलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं है। ठीक,
आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ग्रोथ तो जान गए कि ग्रोथ होता क्या है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ। अब आप ग्रोथ में एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, ग्रोथ टॉपिक में, तो आपको पूरा बहुत आसानी से समझ में आएगा। एक बार मेरा लेक्चर देख के उसको पढ़ने की तो कोशिश करिए, आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक, इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। अभी हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर पढ़ा, क्या, ग्रोथ। तो हम लोग ग्रोथ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान गए कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ग्रोथ शो करते हैं। ठीक, तो अब देखिए हम दूसरा एग्जांपल क्या पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। हमने बताया था ना कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। तो क्यों नहीं है वही हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक, तो रिप्रोडक्शन होता क्या, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजनी। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना। हम जो न्यू इंडिविजुअल आता है उसको हम प्रोजनी भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजनी, इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। इसको आप जान लीजिए। अब दूसरा क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी प्रोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। अब देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे हम लोग आ गए, तो हम लोग के अंदर क्या, जब रिप्रोडक्शन होता है, जब प्रोजनी मतलब कि बर्थ होता है कि किसी इंडिविजुअल का, तो उसमें क्या होता है, वो मोर और लेस सिमिलर। जैसे पापा का 50%, मम्मी का 50% कैरेक्टर या जीन दोनों मिलेंगे, तो वो न्यू इंडिविजुअल लेगा। मम्मी पापा से अलग होंगे, लेस सिमिलर होंगे, कभी कभी ज़्यादा सिमिलर हो जाते हैं, कभी कभी लेस सिमिलर हो जाते हैं। तो वही लिखा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोडक्शन जो प्रोजनी होती है मोर या लेस सिमिलर होती है। ठीक, अब देखिए रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो हम यूनिसेलुलर के केस में रिप्रोडक्शन क्या लेते हैं कि जब यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन होता है, तो मैंने अमीबा का केस बताया था कि जो ग्रोथ होता था इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, है ना, और रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। समझ गए। तो जैसे कि एक अमीबा था, 2 अमीबा बन गया था ना, तो वो ग्रोथ भी होगा, वो उसका रिप्रोडक्शन भी होगा। ये किस केस में आता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक, तो इसको आप जान लीजिए। ये देखिए मीन्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम। समझ गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होता है। ठीक, जैसे हम अमीबा का बनाए थे ना, ये यहाँ पे देखिए, ये अमीबा है ना, यहाँ से ये हुआ है ना, ये 2 अमीबा बन गए ना, 2 अमीबा बन गए। तो इसका ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, तो इसका ग्रोथ इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, इसकी सेल नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है ना, मतलब नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रही है, और इसको हम रिप्रोडक्शन भी कहेंगे और इसका ग्रोथ भी कहेंगे। ठीक, इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स होते हैं, दोनों सेम होते हैं। ठीक, इतना जान लीजिए। यूनिसेलुलर केस में, मल्टीसेलुलर केस में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्लियर कट सेपरेटेड। चलिए ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक, रिप्रोडक्शन नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन करती नहीं है। कोई जैसे चेयर है, तो 2 चेयर तो हो नहीं जाएगी कि वो रिप्रोड्यूस करके दूसरा चेयर बना दे। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोडक्शन करती नहीं है, तो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर होना चाहिए ना, लेकिन ये है नहीं। क्यों, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब देखते हैं कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, म्यूल्स, है ना, म्यूल्स हो गई, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया। और जो मधुमक्खियाँ होती हैं, रानी होता है, मधुमक्खियों में एक रानी होती है, ड्रोन होते हैं, वर्कर बीज होती है। जो वर्कर बीज होती है वो भी इनफर्टाइल होती है, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती। इसलिए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कुछ एक्सेप्शन है, वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। इसलिए रिप्रोडक्शन में लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक, तो आप जान जाइएगा कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं है, क्योंकि
कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि म्यूल्स हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया, वर्कर बीज हो गई, ये लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। अब देखिए रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें जो गैमेट होते हैं उसका उनका फ्यूजन नहीं होता। ठीक, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। समझ गए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा। जब गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा तो उसी को तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे गैमेटिक फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन तो होता नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, एसेक्सुअल स्पोर से। एल्गी और फंजाई में क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं जो मिट्टी में गिरकर नया इंडिविजुअल बना देते हैं। ठीक, तो वो एसेक्सुअल स्पोर हुआ ना। एल्गी और फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल स्पोर से। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। बाय बडिंग, ईस्ट एंड हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा तो आप लोग देखे ही होंगे। ये देखिए, मान लीजिए ये हाइड्रा है ना, एक यहाँ पे उसका छोटा सा निकला, ये अलग होके ये न्यू इंडिविजुअल बन गया ना, तो क्या होता है, ये बडिंग होता है। ठीक, जब ये बडिंग बाय बडिंग ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग किसके अंदर होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। ठीक, अब देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फिलामेंटस एल्गी फंजाई प्रोटीनिमा ऑफ मासेस, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। क्या, फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, फिलामेंटस एल्गी फंजाई प्रोटीनिमा ऑफ मासेस। अभी हम आगे इसके बारे में बहुत अच्छे से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तो मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए ट्रू रीजनरेशन, प्लेनेरिया में क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन। अगर प्लेनेरिया को हम बीच से काट दें तो वो उसकी बॉडी जो है फिर से रीजनरेट होकर नया इंडिविजुअल बना लेगी। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया में। तो आप लोग इसको समझ गए हो तो इसको नोट करिए। हम आपको और इस जैसे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हो गया, तो अब हम क्या बताएंगे, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया। ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। हम भी नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो पढ़ चुके हैं, अब हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे कि ये सब डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्यों है। ठीक, इसको आप लोग नोट करिए।